इस वीडियो में हम लोग सोरायसिस के एक रेयर वेरिएंट पस्टुलर सोरायसिस के बारे में बात करेंगे। तो पस्टुलर सोरायसिस सोरायसिस का एक वैरायटी होता है। साधारणतः सोरायसिस में जब भी सोरायसिस की बात की जाती है तो लोगों को ये लगता है कि छिलके वाले लाल निशान शरीर पर आने लगे, लेकिन एक ऐसा वैरायटी होता है सोरायसिस का जिसमें छिलके वाले जो लाल निशान, जिसमें मछली जैसे छिलके निकल रहे होते हैं, वैसा नहीं होता है। उसमें पस वाले दाने मुख्य रूपेण देखने को मिलता है, मतलब कि मल्टीपल छोटे छोटे पस के दाने देखने को मिलेंगे। तो जैसे सोरायसिस के आप टाइप्स देखते हैं कि पामो प्लांटर सोरायसिस होता है, पूरे शरीर में सोरायसिस हो गया, तो उसी तरह से पस्टुलर सोरायसिस को भी दो तरीके में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो होता है जो पूरे शरीर के लेवल पे होता है, जनरलाइज्ड पस्टुलर सोरायसिस। तो इसका जो सबसे मेन वैरायटी होता है वो होता है वॉन जुम्बुस टाइप ऑफ पस्टुलर सोरायसिस। और दूसरा होता है इम्पिटिगो हर्पेटिफॉर्मिस, जो कि प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है पस्टुलर सोरायसिस। प्रेगनेंसी वाले पस्टुलर सोरायसिस को इम्पिटिगो हर्पेटिफॉर्मिस बोलते हैं। इसी तरह से कुछ और भी सब टाइप्स होते हैं जिसमें पूरे शरीर में पस के दाने छोटे छोटे बनेंगे, बड़े बड़े पस के दाने नहीं, 1-2 mm के मल्टीपल पस के दाने, मल्टीपल उनकी संख्या होगी, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हो सकता है। बॉडी की सभी जगह, फोल्ड्स में, जांग में, सब जगह देखने को मिल सकता है। इसी तरह जो लोकलाइज्ड वैरायटी है पस्टुलर सोरायसिस का, उसमें दो मेन होते हैं। एक तो होता है पामो प्लांटर पस्टुलर सोरायसिस और दूसरा होता है एक्रोडर्मेटाइटिस कंटिन्यूआ ऑफ हैलेप्यू। उसमें क्या होता है कि जो उंगली का आगे का हिस्सा है, जो नेल फोल्ड का हिस्सा है, वो ज्यादा अफेक्ट होता है एक्रोडर्मेटाइटिस कंटिन्यूआ ऑफ हैलेप्यू में। जो नेल फोल्ड्स होते हैं, जो टिप होता है, वो अफेक्ट होता है। तो ये मेन टाइप के पस्टुलर सोरायसिस होते हैं। तो पस्टुलर सोरायसिस होने के पीछे का कारण क्या होता है? तो पस्टुलर सोरायसिस के होने के पीछे कारण वही है जो साधारण सोरायसिस में देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून बीमारी है। आपकी ही रोग प्रतिरोधक जो सेल्स हैं वो आपके ही स्किन की कोशिकाओं को किसी कारणवश मारने लगती हैं। तो सेम मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिगर्स देखे गए हैं। मतलब कि जैसे मैकेनिज्म तो ऑटो इम्यूनिटी है, लेकिन उसको पीछे भी कुछ कारण देखा गया है, कुछ ट्रिगर्स देखे गए हैं जिसकी वजह से पस्टुलर सोरायसिस प्रेसिपिटेट होता है, या फिर जो सिंपल सोरायसिस होता है वो सोरायसिस पस्टुलर सोरायसिस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि गांव में अक्सर सोरायसिस में जो गांव के क्वैक्स होते हैं, मतलब झोला छाप जो डॉक्टर हैं, वो स्टेरॉयड दवाइयों का उपयोग करते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन, डेक्सोना का इंजेक्शन बहुत पॉपुलर है। गांव में डेक्सोना जो दवाई है उसका इंजेक्शन दे देते हैं। तो स्टेरॉयड दवाइयों की वजह से पस्टुलर सोरायसिस बहुत मरीजों में प्रेसिपिटेट हो जाती है। स्टेरॉयड दवाइयां जब बंद की जाती हैं तब, और कभी कभी स्टेरॉयड दवाइयां देते समय भी पस्टुलर सोरायसिस प्रेसिपिटेट हो सकती है। इसी तरह से जो कन्वेंशनल सोरायसिस की दवाइयां हैं, यदि उनको किसी अचानक बंद कर दिया तो उससे भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसके अलावा तमाम तरह के इन्फेक्शंस हैं वो भी देखे गए हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स हैं देखे गए हैं कि जो पस्टुलर सोरायसिस प्रेसिपिटेट करते हैं। इन्फेक्शन में स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, ये दो इन्फेक्शन पस्टुलर सोरायसिस को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तमाम तरह की दवाइयां भी पस्टुलर सोरायसिस को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं, जैसे कि लिथियम, आयोडीन, इसी तरह से पेनिसिलिन ग्रुप की दवाई, कुछ बीपी की दवाइयां, कुछ एनसिड्स, कुछ इंटरफेरॉन से रिलेटेड मेडिसिन है, वो सब दवाइयां भी देखी गई हैं कि जो कि पस्टुलर सोरायसिस को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। यदि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो, जैसे हाइपोकैल्सीमिया हो, तो वो भी पस्टुलर सोरायसिस प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसी तरह से वैक्सीनेशन, प्रेगनेंसी, इस तरह की चीजें भी पोस्टुलेटेड है कि जो कि पस्टुलर सोरायसिस को प्रेसिपिटेट कर सकती है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो। तो इसकी डायग्नोसिस जो होता है डॉक्टर अधिकांश केसेस में हिस्ट्री के द्वारा बनाता है, मतलब आपसे बातचीत करके आप कौन कौन सी दवाइयां लिए हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो जो हमने बात की प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की, वो सब लिस्ट पता करने की कोशिश करता है। उसके आधार पर डायग्नोसिस बन जाता है। लेकिन कुछ केसेस में कंफ्यूजन होता है, तो उन केसेस में डॉक्टर दूसरे टेस्ट का, स्किन बायोप्सी और भी कुछ टेस्ट की मदद लेकर के डायग्नोसिस कंफर्म करता है, जिसमें स्किन बायोप्सी एक प्रमुख टेस्ट के तौर पर उभरता है। DIF नाम का टेस्ट का भी सहारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो जो लोकलाइज्ड हल्के वैरायटी का पस्टुलर सोरायसिस है वो तो बड़ी सिंपल सोरायसिस के तौर पर है, मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो जनरलाइज्ड वैरायटी वाले सोरायसिस हैं, मतलब जिसमें पूरे शरीर के स्तर पर पस वाले दाने निकलने गए,
तो वो एक खतरनाक वैरायटी के तौर पर देखा जाता है। उसमें मरीज को तमाम तरह की दिक्कतें भी होती हैं, जैसे केवल पस वाले दाने ही नहीं होते हैं, मरीज को बुखार आना, शरीर में दर्द आना, भूख की कमी हो जाना, बीमार बीमार सा लगना, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। और कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हों शरीर में, तो उस कंडीशन में ऑर्गन फेल्यूर भी देखा गया है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी देखा गया है, और कुछ केसेस में पेशेंट की डेथ भी देखी गई है। तो कभी भी जनरलाइज्ड पस्टुलर सोरायसिस को हल्की बीमारी के तौर पर नहीं आंकना है, और आपको अपने डॉक्टर से मिलकर के इसका तुरंत ट्रीटमेंट लेना है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके दवाइयों के बारे में। तो पस्टुलर सोरायसिस में प्रीडोमिनेंटली खाने वाली दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से तमाम तरह के जो इम्यूनो सप्रेसेंट ग्रुप की दवाइयां हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, मेथोट्रेक्सेट। ये दो दवाई बहुत ही प्रसिद्ध दवाई है, पॉपुलर दवाई है, डॉक्टरों की फेवरेट दवाइयों में से है। इसी तरह से एसिट्रेटिन नाम की दवाई बहुत ही कारगर दवाई के तौर पर देखी गई है। लगाने वाली दवाइयों में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स यूज की जा सकती है, जैसे कि क्लोबेटासोल, हेलोबेटासोल, बेटामेथासोन, इस तरह की दवाई डॉक्टर यूज कर सकता है। जरूरत पड़ने पर दूसरी लगाने वाली दवाइयों का भी सहारा ले सकता है, जैसे पाइमेक्रोलिमस, टैक्रोलिमस, कैल्सिपोट्राइल, इस तरह की दवाइयों का भी सहारा ले सकता है। तो अधिकांश केसेस में तो ये कन्वेंशनल दवाइयों से ही मदद मिल जाती है, लेकिन कुछ जटिल केसेस में जो नए ग्रुप की दवाइयां हैं, उन दवाइयों को डॉक्टर को सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि इन्फ्लिक्सीमैब, इटारनसेप्ट, एडालीमुमाब। तो ये जो दवाइयां हैं, ये बायोलॉजिकल ग्रुप की दवाइयां हैं। तो ये दवाइयां विशेष परिस्थितियों में तमाम तरह के टेस्ट के बाद और तमाम तरह के मॉनिटरिंग करते हुए फिर ये दवाइयां एडमिनिस्टर की जाती हैं, फिर ये दवाइयां दी जाती हैं। और ये दवाइयां हमेशा अस्पताल में ही दी जाती हैं, डॉक्टर अपने सामने वाइटल मॉनिटरिंग करते हुए देता है। और ये दवाइयां काफी ज्यादा कारगर भी देखी गई हैं। कुछ नई दवाइयां भी अब इस बीमारी में निकल करके आ रही हैं, जो कि काफी उपयोगी साबित हो रही हैं, जैसे कि इसमें IL-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसे एनाकिंड्रा बोलते हैं, तो वो दवाई भी अब कुछ सेंटर्स पे यूज किया गया है। इसी तरह से IL-6 इनहिबिटर टोसिलिजुमाब, उससे भी पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया है। इसी तरह से IL-36 इंटरल्यूकिन 36 एंटागोनिस्ट दवाई भी रिसर्च में पाया गया है कि काफी ज्यादा उपयोगी है। मतलब कि अब डॉक्टर्स के पास दवाइयों की पूरी लंबी लिस्ट होती जा रही है, जिससे कि जटिल केसेस में और सामान्य परिस्थितियों में भी अब विकल्प उपलब्ध होते जा रहे हैं, जिससे कि डॉक्टर आसानी से इस बीमारी को कंट्रोल कर लेता है। इस बीमारी में जो मरीज को रिलीफ आता है, वो बहुत तेजी से आता है यदि सही से दवाइयों को इस्तेमाल किया जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसका लॉन्ग टर्म कोर्स क्या है, मतलब कि ये बीमारी क्या जड़ से खत्म हो सकती है क्या? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि अधिकांश मरीजों में ये बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो सकती है, और ऐसा देखा गया है कि ऐसे मरीजों में रिमिटिंग रिलैप्सिंग कोर्स होता है। मतलब बीमारी, दवाई लिया मरीज, ठीक हो गया, काफी लंबे समय तक भी ठीक रह सकता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल तक भी ठीक रह सकता है, उसके बाद ये बीमारी फिर से रिपीट कर सकती है। तो ऐसे कंडीशन में मरीज को डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करना पड़ता है। जब भी इस तरह की बीमारी होती है, तो अक्सर मरीज जो होते हैं गलत थेरेपीज के ट्रैप में फंस जाते हैं, और फिर से लोग स्टेरॉयड और ये सब दवाइयां जो इंजेक्शंस आते हैं, जैसे डेक्सोना, ये सब के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको ये बीमारी चूंकि सीरियस ग्रेड की बीमारी में गिनती होती है, तो ये बीमारी हमेशा एक स्पेशलिस्ट स्किन डॉक्टर की निगरानी में ही आपको इलाज करवाना है। थैंक यू।